Hello everyone. In this video, we discussed about NCS 021 Data and File Structure, Block 1 Introduction to Algorithm and Data Structure, Unit 1 Analysis of Algorithm. इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक है: मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ टॉपिक हम अपनी इससे पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कॉम्प्लेक्सिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी होगी, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है कि पर्टिकुलर जो भी आपको मतलब आपकी जो भी एल्गोरिदम है उसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ एक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे कि कांस्टेंट ग्रोथ क्या होती है, लॉगरिथमिक ग्रोथ क्या होती है, लीनियर ग्रोथ क्या होती है, एन लॉग एन ग्रोथ क्या होती है, पोलिनोमियल ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर मान लो आपके पास में दो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरह से, लेट्स सपोज कि आपको कोई फंक्शन दिया है एक्स, कुछ इस तरह से, एक मिनट, जैसे फंक्शन f है। ठीक है, f1 की वैल्यू है n, f2 की वैल्यू है 2n² एंड f3 की वैल्यू है, ठीक है, f3 की वैल्यू है आपके पास में 30 log। ओके, अब आपको ये बताना पड़ेगा इसमें, मतलब इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप किसके बेसिस पे कैसे इसको आप सॉल्व करने वाले हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए मतलब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेंगे तो इसकी ग्रोथ ये 1 ही होगी। ठीक है, इसकी ग्रोथ क्या रहेगी, इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 का लॉग हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा, आगे भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 40। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, आपने 2 रखा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पर कुछ है ही नहीं ना, n की वैल्यू कुछ रिपीट हो ही नहीं रही। तो देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, कि मतलब कुछ अनदर कुछ वैल्यू है ही नहीं है आपके पास में। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास में f3 रहेगा। उससे बड़ा फंक्शन देखो क्या है, आपके पास में f1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो ग्रोथ हो रही है, 1 के बाद 2 3 4 इस तरह से आगे आगे बढ़ेगा। इसके बाद में आपके पास में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हो रही है वो फंक्शन 2 में हो रही है। इस तरह से आप अपनी फंक्शन की ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, यहाँ जब भी आपको जैसे इसमें देखने को मिला, तो किस ग्रोथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब एन की टर्म में कोई वैल्यू नहीं दे रखी होगी, अगर मान लो 10 दे रखा है तो इसकी ग्रोथ कैसी है, कांस्टेंट है। इसमें कुछ मतलब ऐसा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है कि एन से मल्टीप्लाई होकर कुछ अलग मतलब टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो वहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रहेगी। जैसे अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ए मल्टीप्लाई बी करना है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट ग्रोथ रहेगी। ये स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। ए प्लस बी करना है, वो डिपेंड करता है, ए प्लस बी आपको सी में सेव करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस बी हुआ, तो यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ रही। ठीक है, तो इस तरह की जो फंक्शंस होंगे उसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट ग्रोथ रहेगी। उसके बाद में क्या है, log टू n। ठीक है, ये अगर आपके पास में कोई भी लोगैरिथमिक ग्रोथ रहेगी। ठीक है, log के रूप में अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो वहाँ पर जो ग्रोथ रहेगी वो लॉग के बेस पे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो बेस है कई बार 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन मतलब किसके बेसिस पे। तो यहाँ पर जो आपका बेस है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब हमारा जो थर्ड है दैट इज़ n। ठीक है, ये क्या रहेगा, लीनियर ग्रोथ रहेगी। जैसे अभी हमने देखा इस वाले फंक्शन के अंदर, तो ग्रोथ कैसी है, 1 2 3 4 इस तरह से चल रही है। तो ये क्या है, ग्रोथ लीनियर ग्रोथ रही। उसके बाद में ये क्या है, n log n ग्रोथ। ठीक है, मतलब लीनियर ग्रोथ के साथ में लॉगरिथमिक ग्रोथ भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये n log n ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद में देखो
ये क्या होगा n और k, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी पोलिनोमियल ग्रोथ, n की पावर k है ये, ठीक है, n की पावर k है। उसके बाद में ये हमारा है 2n, 2n 2 की पावर n, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये n नहीं है, सिंपल n नहीं है, ये 2 की पावर n है, ठीक है, और ये हमारा n की पावर k है। तो इसको मैंने एक ऑर्डर में ही लगाकर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि सबसे पहला आपका कांस्टेंट ग्रोथ, उसकी मतलब एक एक करके, जैसे लैडर, कॉम्प्लेक्सिटी का लेडर, ठीक है, मतलब एक एक के बाद एक चीज़, ठीक है, तो ऊंचाइयाँ जैसे हम चढ़ते हैं ना, तो पहले ये छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। इस तरह से हमने इन ग्रोथ्स को डिफाइन करना है। अब उसके बाद में देखो मैंने इसको कुछ इस तरह से, पहले हमारे पास में क्या आएगा कांस्टेंट ग्रोथ जो सबसे छोटी है, फिर उसके बाद में लॉगरिथमिक ग्रोथ, फिर n ग्रोथ आएगी, फिर n log n ग्रोथ आएगी, फिर n स्क्वायर आएगी, फिर n3 आएगी, n क्यूब, ठीक है, ये इसकी पावर है, ठीक है, और 2 की पावर n ग्रोथ यहाँ पर आएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन ऑफ वेरियस एल्गोरिथम एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे पास में अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है, तो हम इसको एक बार देखते हैं। यहाँ क्या हमारे पास में एक कांस्टेंट ग्रोथ है बिग O 1, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसका नेम होता है कांस्टेंट। इसका एग्जांपल है कांस्टेंट ग्रोथ डज नॉट ग्रो एज अ फंक्शन ऑफ n, कि मतलब कांस्टेंट ग्रोथ जो है वो जैसे फंक्शन की ग्रोथ होती है उस तरह की कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिंग एरे, एक्सेसिंग एरे फॉर एन एलिमेंट, की मतलब किसी भी आप एलिमेंट को अगर आप सर्च करना चाहते हो, किसी भी एलिमेंट पे पहुंचना चाहते हो एरे के, तो वहाँ पर जब आपको कोई भी मतलब एरे का कोई एलिमेंट सर्च करना है, देखना है, तो वहाँ पर जो ग्रोथ रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कभी भी एरे से ज़्यादा तो जाने वाली नहीं है, ठीक है, वहाँ पर क्या रहेगी कांस्टेंट ग्रोथ रहेगी। अब इसके बाद में आपके पास में लॉगरिथमिक ग्रोथ आती है, जिसके अंदर हम बाइनरी सर्च में इसका एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद है बिग O n, जिसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, जहाँ पर अभी हम लूपिंग करते हैं, ठीक है, लूपिंग ओवर एन एलिमेंट के ऊपर अगर हम लूपिंग कर रहे हैं फॉर एन एरे ऑफ साइज n नॉर्मली, ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। लूपिंग में ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो वहाँ पर क्या होता है लीनियर ग्रोथ रहती है। अब उसके बाद में कब होता है n log n, ठीक है, समटाइम्स कॉल लीनियर अरिथमेटिक, ठीक है, इसको हम लीनियर अरिथमेटिक भी कहते हैं, जो आप मर्ज शॉर्ट के अंदर इसका एग्जांपल है, मर्ज शॉर्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है बिग O n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक ग्रोथ रहती है इसकी, ठीक है, इसका नेम है क्वाड्रेटिक। इसको वर्स्ट केस एज इंसर्शन शॉर्ट, मतलब इंसर्शन शॉर्ट और जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है उसका जो वर्स्ट केस माना जाता है, ठीक है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में जितने भी हमारे पास n रोज हैं, n कॉलम्स है, तब उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में n स्क्वायर जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। NC मतलब NC, तो इसको आप पोलिनोमियल ग्रोथ भी बोल सकते हो, इसका नेम जो है पोलिनोमियल भी हो सकता है, समटाइम इसको ज्योमेट्रिक भी कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे आपने किया कोई दो फंक्शंस को, मतलब जैसे नेस्टेड लूप वगैरह लगाते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। C बिग O C की पावर n, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहती है ये। उसके बाद में हमारे पास में हो गया बिग O n फैक्टोरियल, ये इसका नेम है फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमें पता है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख रहे हैं टिपिकल रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एरे लिया, एरे के अंदर पहले हमने 8 लिया, 128 लिया, फिर 256 लिया। यहाँ पर देखो n कांस्टेंट ग्रोथ रहेगी, जितना आपने एरे का साइज लिया वो डिफाइंड है कि 8 टाइम्स ही चलना है। अगर आपको 7 एलिमेंट सर्च करना है, 5 एलिमेंट, 5th 4 कुछ भी एलिमेंट सर्च करना है, तो वो एक कांस्टेंट टाइम ही लेने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि वो n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। n भी है जो साइज रहेगा ना वो आपके एरे का। अब यहाँ पर क्या है लॉगरिथमिक ग्रोथ, log 2n, ठीक है, फर्स्ट टाइम 3 रहा, 7 रहा, 8 रहा, 10 रहा, फिर 17 रहा, इस तरह से ये बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि पहले क्या रहता है कांस्टेंट ग्रोथ वाला रहता है, फिर लॉगरिथमिक आता है, फिर हमारे पास में लीनियर आता है। तो लीनियर में देखो इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, 8, 128, फिर 256, फिर 1000, फिर कितना हो गया हमारे पास में 1 लाख, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में क्वाड्रेटिक यानी कि n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा होगा कि एरे का साइज यहाँ पर 1 लाख आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये साइज के ऊपर डिपेंडेंट है, पर ये लीनियर ग्रोथ है,
ठीक है, ये क्या है हमारी लीनियर ग्रोथ है, ये कांस्टेंट है, मतलब आपने जो साइज दे दिया वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है लीनियर, n की वैल्यू आप इससे भी ज़्यादा बड़ी रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है क्वाड्रेटिक यानी कि n स्क्वायर, 64 आ गया, फिर 162,384 हो गया, 65, मतलब n की वैल्यू जितनी आपने रखी उससे डबल आपका ये आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल यानी कि 2 की पावर n यानी कि अगर आपने 2 की पावर कितना n, हाँ 8 ही रखेंगे, 2 की पावर 8 रखेंगे तो 256 आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 2 की पावर 128 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n में अगर हम कुछ 1 लाख रखेंगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही गंदा नंबर मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसको आप 2 की पावर n को एक हेल नंबर भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हम इन एल्गोरिथम्स का जो है टाइम देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर में हमने देख लिया कि लीनियर में कैसा रहेगा, लॉगरिथमिक में कैसा रहेगा, क्वाड्रेटिक में कैसा रहेगा और एक्सपोनेंशियल में कैसा रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।